उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? मैंडामस सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। वो किसे जारी कर सकता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है मैंडामस, ठीक है। परमादेश जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जा सकता है मैंडामस। परमादेश उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, ठीक है। कोई भी सरकारी अधिकारी अपना जो काम होता है वो अगर सही तरीके से नहीं करे तब मैंडामस जारी कर सकता है। सरकार और निगम दोनों को, किसको? सरकार और निगम, इन दोनों को क्या कर सकता है? अधिकार सम्मिलित होते हैं। परमादेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधिक कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है। परमादेश प्रलेख की आवश्यकता के संबंधित प्राधिकारी से विधिक अधिकार में हो, विधिक मामलों में तथा निजी संस्थाओं के विरुद्ध यह प्रलेख नहीं जारी किया जा सकता। इसी प्रकार यह प्रलेख संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए कभी नहीं जारी किया जा सकता है, ठीक है। यानी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट जो मैंडामस जारी करता है यानी परमादेश क्या जारी करता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए कहता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो रीट जारी किया जाता है आदेश कौन सा होता है जो किसी प्राधिकारी को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो का वारंटो कहलाता है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा कहते हैं। इस रीट में उस व्यक्ति को विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद जिसे पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसमें धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस रीट द्वारा न्यायालय को लोक पद या किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा निराधार यानी नॉट वेल फाउंडेड हो तो अब उस पद से निष्कासन उस व्यक्ति को करता है। इस रीट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देना होता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। रीट जारी करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और उस व्यक्ति को किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी कर सकता है अधिकार परीक्षा रीट। ये सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है अधिकार परीक्षा रीट। अधिकार परीक्षा रीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही मात्र सुना जाता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा रीट कहते हैं जिसे। लाभ का पद परिभाषित होता है किसके द्वारा? संविधान द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद जो है परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं इसके लिए नियुक्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। इस निर्धारण में कई कारणों पर विचार किया जाता है, जैसे क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है, क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है, पारिश्रमिक को स्रोत क्या है, क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है, उस पद के कर्तव्य क्या है, उस पद के धारण करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है, क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रख सकती है। तो लाभ का पद परिभाषित किसके द्वारा होता है? मात्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संविधान द्वारा नहीं। लाभ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है लाभ का पद परिभाषित। लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। मौलिक लक्षण का सिद्धांत जो होता है, मौलिक लक्षण का जो सिद्धांत होता है यानी जो इसका डॉगमा है, ठीक है, सिद्धांत होता है, वह प्रतिपादित किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। किसका? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। डॉगमा जो था मौलिक अधिकार का, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट होता है उसका डॉगमा जो प्रतिपादित होता है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में वर्णित है, ठीक है। 1967 उच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चित को उलट दिया था।
यह निर्णय दिया कि संसद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। 6 न्यायाधीश बहुमत थे और 5 अल्पमत में थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान में मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मौलिक लक्षण का सिद्धांत किसमें सबसे पहले प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब। मौलिक लक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादित सबसे पहले किया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुलक्षण संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से आता है? 134 का ए को मिलाकर 133 को पढ़ना। 134 के ए को मिलाकर के आर्टिकल 134 के ए को मिलाकर पढ़ना है 133 को, तब ये क्या कहलाता है? संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। किसके अंतर्गत में आता है? ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत में आता है। संवैधानिक जो विवाद होता है वो किसके अंतर्गत में हल किया जाता है? 133 का ए पढ़ करके 134 का ए पढ़ कर 133 को पढ़ना, दोनों को मिलाकर पढ़ना। 134 के ए को मिलाकर के 133 पढ़ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार से। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का क्या चीज़ संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है। तब इसको क्या करना है? 134 के ए को मिला करके 133 पढ़ा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 134 को ए को मिलाकर 133 पढ़ना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है किसके अंतर्गत में? परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत में, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत में या संवैधान के? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत में। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होगा आर्टिकल 131 के अंतर्गत में। ठीक है, आर्टिकल 131 की भूमिका में यह है कि उच्चतम न्यायालय सौंपेगी निर्णय। ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट और केंद्र का जो विवाद होगा उसका प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक अधिकारी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। विवादों में अधिकारिता जो किसी अन्य न्यायालय को नहीं है। ठीक है, अधिक राज्यों एवं एक और भारत सरकार किसी अन्य राज्य या दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के विवाद हो या दो से अधिक विवाद हो, तब इसका निर्णय मात्र सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। 2 या 2 से अधिक स्टेट हो या स्टेट या केंद्र का विवाद हो तो केवल इसका प्राधिकारी कौन है? अधिकारी सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 131 के अंतर्गत में, आर्टिकल 131 के अंतर्गत में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, किसके विवाद को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होगा उसका निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आता है। इसका क्या होता है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हाँ, देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब जब वह मांगता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, तभी जब मामला देश की एकता अखंडता संबंधित ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब। ठीक है, केवल परामर्श के लिए कहता है तब उसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? परामर्श देगा। 4 वरिष्ठ जजों के उसको सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? परामर्श देता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत में ऐसे परामर्शदात्री संस्था बनाया गया। आर्टिकल 143 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट को भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में, किसके कानूनी तथ्य के मामले में परामर्श मांगता है? राष्ट्रपति, तभी परामर्श देगा। राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है तभी परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है? राष्ट्रीय बोला। अगर स्टेट का कहता है राज्य मानव अधिकार आयोग बोलता तब ये आता क्या चीज़? मुख्य न्यायाधीश आता हाई कोर्ट के, लेकिन ये क्या करा? तो सुप्रीम कोर्ट के आएगा। अधिकार आयोग यानी मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? 1993 के अनुसार, किसके? 1993 के अनुसार बोल रहा है। ये किसके अंतर्गत में आएगा? तो केवल केवल उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय का कोई सदस्य सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। सेवानिवृत्त वो भी होना चाहिए। 1993 के मानवाधिकार आयोग के अधीन 1993 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो रिटायरमेंट पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्त भी मात्र होंगे। तो कौन हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सेवानिवृत्त वो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य कौन होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, वो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे। ओके। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ बनाम या केशवानंद भारती? तो किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान के अधिकार एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। संविधान तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी कायम है। जल्दबाजी के लिए जाने वाली संशोधन पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। यह वितर्क 31 अक्टूबर 1972 से होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, केशवानंद भारती जो है तो मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारती में, लेकिन सबसे पहले बोलेगा तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बोलिएगा। केशवानंद भारती प्लस केरल राज्य 1973 में केस था। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकता? तो किस में कर सकता है? सबसे पहले तो नहीं बोला तो आप केशवानंद भारती बाद ही कह दीजिए। अगर पहले बोलता तो गोलकनाथ बाद में कहती। तो संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन मूल ढांचा जो है संशोधन का वो नहीं कर सकता है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बाद में बोला गया था। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान के मूल ढांचे में क्या कर रहा है? मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। मूल अधिकार में अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन ढांचा में नहीं, मूल ढांचे में नहीं कर सकता। केशवानंद भारती बाद में बोला गया है।